दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि चालबाज चीन बिछा रहा पैंगोंग झील के पास फाइबर केबल, सामने आई सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, भारतीय सेना अलर्ट पर। वहीं मसूद अजहर का श्री राम मंदिर पर हमले का बड़ा प्लान। वहीं बिहार इलेक्शन में महागठबंधन में सीटों का नहीं बैठ पा रहा समीकरण। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में अब बसपा, झामुमो और वामदल भी होंगे महागठबंधन का हिस्सा। वहीं सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ, 14 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो। 18 और 19 सितंबर को ग्वालियर का करेंगे दौरा। वहीं राजनाथ सिंह बोले, एलएसी पर चीन ने तोड़ा समझौता, स्थिति बेहद नाजुक, हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार। वहीं राज्यसभा में सत्र का दूसरा दिन, बेरोजगारों को 15,000 रुपए प्रति महीने भत्ता देने की उठी मांग। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने पोस्टर लगाकर लालू यादव से पूछा सवाल कि बेटों के लिए और कितनों की बलि दोगे। वहीं कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले बात नहीं मानी तो 20 सितंबर को पूरे हरियाणा को कर देंगे चक्का जाम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, चालबाज चीन बिछा रहा पैंगोंग झील के पास फाइबर केबल, सामने आई सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, भारतीय सेना अलर्ट पर। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनातनी के बावजूद बाज नहीं आ रहे चीन ने अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक महीना पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास ऐसे ही केबल बिछाए जाने की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इसके चलते चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को अब भारतीय सैन्य ठिकानों की असली स्थिति का पता चल सकेगा। आपको बता दें कि चीन की नई करतूत का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इस जानकारी के बाद से भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। वह बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का श्री राम मंदिर पर हमले का बड़ा प्लान। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के दौर में भी पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। नए आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है और वहां से बैठकर भारत पर हमले की प्लानिंग चल रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर राम मंदिर पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी इकट्ठा की गई है। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में राम मंदिर पर हमले के साथ ही दिल्ली और मुंबई को फिर से दहलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय लगभग 40,000 आतंकवादी हैं, जिनमें से 16 संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी घोषित किए जा चुके हैं। इसमें बहुत से आतंकवादी जमात-उद-दावा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हैं। ये दोनों ही संगठन दुनिया भर में प्रतिबंधित हैं, लेकिन ये खुलेआम पाकिस्तान में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। यहां इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही भारत में एक नए युग की नींव रख दी गई। आपको बता दें कि ये भारत के लिए और यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन पाकिस्तान को यह सब अच्छा नहीं लग रहा और पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार राम मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त के दिन आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि उसकी इच्छा बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की हो रही है। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी है और मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग मिलजुल कर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और अब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में भी मंदिर निर्माण को रोकना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटों का नहीं बैठ पा रहा समीकरण, जाने कहां फंसा है पेंच। जी आपको बता दें कि बिहार में चुनाव सिर पर है। ऐसे में राजनीतिक दलों की सीट वाली वर्जिश भी शुरू हो गई है। दावों के साथ राजनीतिक दलों ने अपना रुख भी दिखाना शुरू कर दिया है। एनडीए में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच एक राउंड की बैठक भी हो चुकी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा है, मगर बीजेपी नेताओं का दावा है कि हमारे यहां सब सुलझ जाएगा। हालांकि चिराग पासवान लगातार नीतीश को निशाने पर ले रहे हैं, मगर पैंच तो महागठबंधन में फंसा है, जहां ना सहमति बन पा रही और ना ही महागठबंधन के साथी तय हो पा रहे। खास बात यह भी है कि एनडीए के बाहर के हर दल महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, मगर इनकी तैयारी जोरों पर है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से विदाई ले ली है। आपको बता
दें कि आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी बेचैनी के साथ महागठबंधन में हैं। अंदर खाने खबर यह है कि 43 सीट की सूची उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को दी है। पिछली बार ये 23 सीट पर लड़े थे। वीआईपी के मुकेश साहनी को भी 25 सीट चाहिए। इधर लालू प्रसाद यादव के हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी पार्टी जिनके फिलहाल 80 विधायक हैं, वो 150 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में इस महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस भी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद यहां ये आरजेडी की सहयोगी रही। पिछले चुनाव में इनके 27 विधायक जीते, सो इस बार ये 70 से 80 सीट की दावेदारी कर रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 243 सीटें हैं, मगर चुनावी महत्वाकांक्षा में राजनेता ये बात भूल जाते हैं। वह अगली बड़ी खबर, लोकसभा में बोले राजनाथ सिंह, एलएसी पर चीन ने तोड़ा समझौता, हमारी सेना जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार। जी आपको बता दें कि मानसून सत्र के दूसरे दिन भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है और इसका हल शांतिपूर्ण और बातचीत से निकाला जाना चाहिए और सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। प्रधानमंत्री जी के जवानों के बीच जाने के बाद यह संदेश गया है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं सदन को यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए और शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना चाहिए। चीन भी यही कहता है, लेकिन तभी 19 और 30 अगस्त की रात्रि में फिर से चीन ने पैंगोंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने प्रयास विफल कर दिया। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ, 14 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो। 18 और 19 सितंबर को ग्वालियर का करेंगे दौरा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव में सबसे ज्यादा दारोमदार ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर है। इसी कारण सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी कांग्रेस दोनों ही इन क्षेत्रों पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस गढ़ में हुंकार भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18 और 19 सितंबर को 2 दिन का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि उनसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र में एक के बाद एक कई कार्यक्रम करके भाजपा के पक्ष में जो भी माहौल तैयार किया है, उसी अंदाज में कांग्रेस कमलनाथ के रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी बिगुल फूकेगी। आपको बता दें कि दरअसल ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की भावी सियासत की दशा और दिशा तय करेंगे। इसलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से अधिकांश सीटें जीतने पर दोनों प्रमुख दलों का पूरा जोर है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से कमलनाथ की ग्वालियर में कोई भी सभा नहीं रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए कमलनाथ का एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के फूलबाग स्थित समाधि स्थल तक के 14 किलोमीटर के रोड शो पर फोकस किए हुए है। आपको बता दें कि पार्टी का दावा है कि रोड शो में अंचल के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। इसके बाद कमलनाथ आसपास के जिलों के आए प्रतिनिधि मंडलों से रात तक मिलेंगे। आपको बता दें कि दूसरे दिन वे ग्वालियर जिले की ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बसपा, झामुमो और वामदल भी होंगे महागठबंधन का हिस्सा। जी आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन का आकार और बड़ा करने की पहल तेज हो गई। बिहार के साथ दूसरे राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियों को भी जोड़ने की पहल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है। उनकी सलाह पर तेजस्वी यादव इस काम में जुट गए हैं। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो से बात भी हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद के साथ मिलकर बिहार में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब नई पहल बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को मिलाने की चल रही है। उत्तर भारत की भाजपा विरोधी पार्टियों को मिलाकर बना महागठबंधन बिहार की चंद पार्टियों का गठबंधन बनकर रह गया है। भाजपा के खिलाफ बने इस गठबंधन से राजनीतिक दलों ने किनारा किया तो राजद के साथ सिर्फ कांग्रेस ही बच गई थी। मुलायम सिंह ने नाता तोड़ा, उसके बाद दूसरे राज्य के कई दलों ने अपना हाथ खींच लिया। आपको बता दें कि लेकिन अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने गठबंधन को बड़ा करने में जुट गए हैं। बिहार में सही, लेकिन गठबंधन के नाम को चरितार्थ करने की पहल शुरू हो गई। आपको बता दें कि राजद महागठबंधन की अगुवाई कर रहा है। एक एक सीट और इलाके के हिसाब से जीत का अंकगणित तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी दल से बात करने से पहले उसके प्रभाव क्षेत्र
का आकलन किया जा रहा है। साथ ही सीटें भी तय की जा रही हैं कि किस सीट पर उनका समर्थन राजद को मिलेगा और कौन सी सीटें उस दल को दी जा सकती हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हीं दलों को जोड़ना है जो सीएम उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर अंगुली न उठा पाए। अगली बड़ी खबर, कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों की मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी, बोले बात नहीं मानी तो 20 सितंबर को पूरे हरियाणा को कर देंगे चक्का जाम। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इन बिलों को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को हरियाणा के अंबाला में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन 19 सितंबर तक चलेगा। अगर सरकार उसके बाद भी बात नहीं मानती है तो हम 20 सितंबर को पूरे राज्य में सड़कों को चक्का जाम कर देंगे। अगली बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की पार्टी ने पोस्टर लगाकर लालू यादव से पूछा सवाल, कहा बेटों के लिए और कितनों की बलि लोगे। जी आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने इस मामले में आरजेडी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी द्वारा राजधानी पटना के चौक चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल सुप्रीमो बताते हुए यह सवाल पूछा गया कि अपने बेटों को स्थापित करने के लिए वह कितनों की बलि लेंगे। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवन के अंतिम समय में दिल्ली एम्स के आईसीयू से लिखा गया अंतिम पत्र बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत का एक अहम मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रघुवंश बाबू के अंतिम पत्र को लेकर राजद ने सवाल खड़े किए थे, वैसे ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इस मामले को लेकर मुखर हो गई है। हम पार्टी के नेताओं की माने तो राजद के कई नेता अब भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो आने वाले दिनों में रघुवंश सिंह की तरह ही असमय काल को प्राप्त हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में सत्र का दूसरा दिन बेरोजगारों को 15,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की उठी मांग। जी आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। सपा सांसद ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर जोर दिया। यादव ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने सरकार से 15,000 रुपए देने का अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है और कई परिवार बिखर गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने को विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ गई है। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक हर सरकार ऐसा ही कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हर बेरोजगार को 15,000 रुपए प्रति महीना देना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्व उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।